सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में मनाए गए पृथ्वी दिवस 2026 की थीम क्या है। तो सही उत्तर होगा अवर पावर अवर प्लेनेट। तो विश्व पृथ्वी दिवस आपको पता है हर साल हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। मनाने का उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण की रक्षा के बारे में जागरूक करना और थीम इस बार की है हमारी शक्ति हमारा ग्रह आर पार आर प्लेनेट। पहली बार इस दिन को 1970 में मनाया गया था। बाकी दिवस वाला प्रश्न है तो चलो अप्रैल के एक बार फिर से सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको रिवाइज कराया जाए। 1 अप्रैल को उत्तल दिवस था। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसन डे। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये अभी तक के अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में गरिया पूजा फेस्टिवल ये कहां पर मनाया गया। तो आंसर होगा त्रिपुरा में। तो बात कर रहे हैं गरिया पूजा फेस्टिवल की। ये त्रिपुरा का एक बहुत ही खास और पारंपरिक त्योहार है। अभी 21 अप्रैल को ये मनाया गया। ये आदिवासियों का सबसे प्रमुख त्योहार है जो बाबा गरिया नाम के देवता को समर्पित है, जो धन और पशुओं के रक्षक माने जाते हैं। तो ये त्योहार अच्छी फसल और खुशहाली के लिए मनाया जाता है। लोग इसमें बांस के खंबे को भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं। ये बैसाख महीने के पहले दिन से शुरू होकर 7 दिन तक चलता है। पूछे कितने दिनों तक मनाया जाता है तो 7 दिनों तक गरिया पूजा फेस्टिवल है ये। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में आपको रिवाइज करवाऊं तो अभी हमने अट्टुकल पोंगल त्योहार मनाया था, केरल में 10 दिनों तक चलता है। हट्टे रसाला उत्सव मनाया गया महाराष्ट्र में। जनजातीय कला महोत्सव अभी आयोजन हुआ था इसका नई दिल्ली में। जल महोत्सव 2026 अभियान शुरू हुआ था गुजरात में। आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि पर्व 2026 मनाया गया छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में। पंचू डोला उत्सव उड़ीसा में। चापचारकुट महोत्सव मिजोरम में मिजो जनजाति के द्वारा। भारत जनजाति महोत्सव 2026 नई दिल्ली में। सरहुल महोत्सव झारखंड में और माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन हुआ था गुजरात में। बाकी बात त्रिपुरा की है तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। कैपिटल अगरतला हो गई। मुख्यमंत्री है मणिक शाह। गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। जैसे अभी गरिया पूजा फेस्टिवल हमने पढ़ा उसी तरह से खर्ची पूजा फेस्टिवल और केर पूजा फेस्टिवल ये भी बनाया जाता है त्रिपुरा में ही। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में चर्चा में रहा दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाला न्यू ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे है। तो आंसर होगा ब्लू ओरिजिन का है ये। ब्लू ओरिजिन ये किसकी कंपनी है? जेफ बेजोस की कंपनी है। और अभी इसी कंपनी ने अभी 20 अप्रैल को अपना एक बड़ा रॉकेट जिसका नाम है न्यू ग्लेन इसको लॉन्च किया। और इसके बाद रॉकेट का जो पहला हिस्सा है बूस्टर जिसको कहते हैं ये सफलतापूर्वक वापस आकर लैंड हो गया है। और इस बूस्टर का नाम है नेवर टेल मी द ऑड्स। इसका मतलब ये हो गया कि अब इस रॉकेट को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रीयूजेबल रॉकेट। जैसे स्पेस एक्स का है ना फॉल्कन 9, रीयूजेबल, बार बार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी तरह की इन्होंने सफलता हासिल कर ली है। किस रॉकेट के साथ? न्यू ग्लेन रॉकेट के साथ। किस कंपनी ने? ब्लू ओरिजिन कंपनी ने। और रीयूजेबल रॉकेट के फायदे क्या है कि लॉन्च की लागत कम हो जाएगी, स्पेस मिशन सस्ते और ज्यादा बार हो पाएंगे। इसी टेक्नोलॉजी में स्पेस एक्स पहले से आगे मैंने आपको बताया। स्पेस एक्स का वो रीयूजेबल रॉकेट कौन सा है? फॉल्कन 9 है। अच्छा, यहां तक तो सब ठीक हुआ, लेकिन इसी रॉकेट से एक अभी सैटेलाइट भी भेजा गया था, ब्लू बर्ड 7 उसका नाम है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, वो सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में जाना था वहां तक नहीं पहुंच पाया, नीचे कक्षा में रह गया। और ये समस्या क्यों हुई? क्योंकि सैटेलाइट का जो खुद का इंजन है वो ठीक से काम नहीं कर पाया, तो नीचे वाले ऑर्बिट पे रह गया। तो अब ये धीरे धीरे पृथ्वी की ओर वापस आएगा और गिर सकता है। ये सैटेलाइट AST स्पेस मोबाइल का था। इस सैटेलाइट का काम क्या था? अगर ये सही से प्लेस्ड हो जाता तो ये क्या काम करता? ये मोबाइलों को सैटेलाइट से सीधे कनेक्शन देने का काम करता, मतलब टावर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी न्यू ग्लेन रॉकेट की मेन बात करें तो भैया वो काम तो सफल रहा है इनका। ये बहुत बड़ा और ताकतवर हैवी लिफ्ट रॉकेट है। एक साथ बड़े या कई सैटेलाइट को ये ले जा सकता है। ब्लू ओरिजिन से मैं आपको कुछ प्रश्न कराऊंगा रिवाइज। अभी हमने पढ़ा था कुछ समय पहले ब्लू ओरिजिन का एक अंतरिक्ष यान है न्यू शेपर्ड, उसमें बैठ के सभी 6 महिलाएं अंतरिक्ष में गई थी
और 1963 के बाद से ये अपनी तरह की केवल पूर्ण महिला अंतरिक्ष उड़ान थी और अंतरिक्ष यान का नाम था न्यू शेपर्ड। एक हमने पढ़ा था, अभी पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट बने थे गोपी थोट्टाकुरा, आपको सबको पता है, और वे भी ब्लू ओरिजिन के ही NS-25 मिशन का हिस्सा थे। इस मिशन में न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान सभी यात्रियों को स्पेस में लेकर के गया था। तो इसमें वहां जाने वाले वो पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट बने थे, गोपी थोट्टाकुरा इनका नाम है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट ओमेगा बॉल अभी किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा IIT मद्रास ने। तो अभी IIT मद्रास ने एक नया और मजेदार फुटबॉल जैसा खेल शुरू किया, उसको नाम दिया ओमेगा बॉल। अब ये है क्या? तो ये फुटबॉल जैसा ही खेल है, लेकिन उससे थोड़ा अलग और ज्यादा मजेदार है। मतलब फुटबॉल में जैसे 2 टीमें होती है ना आमने सामने, इसमें 2 नहीं बल्कि 3 टीमें आपस में एक साथ खेलेंगी, और जो मैदान होगा वो रेक्टेंगुलर शेप में न होकर के सर्कुलर शेप में होगा, और इसमें टीमें 3 हैं तो जो गोल पोस्ट होंगे वो भी 3 होंगे। हर टीम का अपना एक गोल पोस्ट होगा। अब इसे खेला कैसे जाएगा? तो यहाँ पे हर टीम को अपना गोल बचाना है और बाकी जो 2 टीमें हैं उनके गोल पोस्ट में गोल करना है, बॉल फेंकनी है। इसमें जो मैच की अवधि रहेगी 13-13 मिनट के 3 सेशन लेने वाले हैं। मतलब खेल बहुत ही तेज और दिमाग लगाने वाला होगा, इसलिए जो मुकाबला है वो ज्यादा कठिन और रोमांचक होगा। अभी IIT मद्रास ने क्या किया, 17 अप्रैल को अपने कैंपस में एक टूर्नामेंट कराया जिसमें अलग अलग कॉलेजों की टीमों ने हिस्सा लिया। आगे चलकर ये पूरे भारत में ओमेगा बॉल क्लब बनाने की योजना बना रहे हैं। इस तरह का खेल पूरे भारत में आयोजित किया जाए और इस खेल को प्रसिद्धि मिले पूरे विश्व भर में, ये इनका उद्देश्य है। ओमेगा बॉल इसको कहते हैं, ध्यान में रखना। वो मैंने आपको समझा दिया है क्या और किसने शुरू किया। प्रश्न आएगा तो IIT मद्रास आंसर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक तो पहले आप याद रखिए, अभी जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है ये 10वां एडिशन अभी 2027 में होगा, ब्राजील में होगा। और वहीं पुरुषों की बात करें फीफा मेंस वर्ल्ड कप की, तो अभी 2026 में हमें देखने को मिलेगा इसका 23वां संस्करण, जो कि 3 देशों में होगा, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। कुछ और प्रश्न देखें तो हमने पढ़ा बैलन डी'ओर अवार्ड महिलाओं में दिया गया था एटना बोनमार्टी को, ये स्पेन से हैं और बार्सिलोना क्लब की ओर से खेलती है। जबकि पुरुषों में दिया गया था उस्मान डेम्बले को, ये फ्रांस से हैं और पेरिस सेंट जर्मेन की ओर से खेलते हैं। अब इन्हीं नाम से ये 2 प्रश्न आपको और याद हो जाएंगे कि अभी फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था इन्हीं को, उस्मान डेम्बले को, और महिलाओं में चुना गया था एटना बोनमार्टी को ही। ठीक है, बाकी अभी भारत में लियोनेल मेसी आए थे, उनकी 70 फीट ऊंची एक विशाल लोहे की प्रतिमा लगाई गई थी कोलकाता में। प्रोजेक्ट महादेवा शुरू किया था महाराष्ट्र ने, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को खोदने के लिए। उसके अलावा दूसरा फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 हुआ था कतर में, जीता था पेरिस सेंट जर्मेन ने और हराया था फ्लेमिंगो को। उसके अलावा डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी 2025-26 ये पंजाब में हुआ, मणिपुर इसमें विजेता रहा, पश्चिम बंगाल को हराया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच ये बने थे खालिद जमील। 10वां कोपा अमेरिका फेमेनिना 2025 यानी कि महिलाओं का कोपा अमेरिका भी हुआ था इक्वेडोर में, ब्राजील जीता, कोलंबिया को हराया। भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी कहाँ शुरू हुई? हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम में। PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने मोहम्मद सलाह, मिस्र से हैं। डूरंड कप 2025 का 134वां संस्करण हुआ था और इसको जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को हरा करके। ठीक है, तो ये भी पॉइंट सारे ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पहले स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024-25 के अनुसार देश में सर्वाधिक चमगादड़ों की प्रजातियां कहाँ है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो देखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना है इसको, क्योंकि ये रिपोर्ट पहली बार आई है। स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024-25 ये भारत में चमगादड़ों की स्थिति पर पहली बड़ी राष्ट्रीय रिपोर्ट है। किसने इसको तैयार किया है? तो नेशनल कंजर्वेशन फाउंडेशन और बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने मिलकर के इसको तैयार किया है। रिपोर्ट बताती है भारत में कितने चमगादड़ हैं, तो लगभग 135 प्रजातियां बताई गई और इसमें से 16 केवल भारत में ही मिलती हैं और इनमें से 7 प्रजातियां संकटग्रस्त एंडेंजर्ड कैटेगरी में हैं और बाकी 35 प्रजातियों के बारे में सही से जानकारी नहीं मिल पाई है। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा प्रजातियां, चमगादड़ों की सबसे ज्यादा प्रजातियां कहां पर मिली? पश्चिम बंगाल में 68 प्रजातियां, उसके बाद मेघालय में 66। आप कहोगे चमगादड़ किस काम के, इनकी क्यों गणना कर रहे हैं? तो वैसे चमगादड़ बहुत काम के होते हैं, पौधों में परागण पॉलिनेशन करते हैं
बीज फैलाते हैं उससे जंगल बढ़ने में मदद मिलती है, कीड़े खाते हैं तो किसानों के लिए मददगार होते हैं, फसलों को बचाते हैं, यानी कि किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन लोग इन्हें केवल बीमारी फैलाने वाले समझते हैं, खासकर कोरोना के बाद से। लेकिन ऐसा पूरी तरह सही नहीं है। चमगादड़ों की बात करें तो ये स्तनधारी यानी कि मैमल्स होते हैं और ये एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। बाकी चमगादड़ों की कुछ खास बातें अगर मैं आपको बताऊं तो ये आवाज निकालते हैं और वो आवाज किसी दीवार से या किसी शिकार से टकरा करके वापस इनको आती है और इसी तरह ये अंधेरे में अपने शिकार का शिकार करते हैं या रास्ता ये देख पाते हैं इको से। या आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इको का एक बेस्ट एग्जांपल होता है बैट। और वैसे लोग सोचते हैं कि अंधे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, ये तो सबको पता होता है कि उल्टे लटकते हैं। उल्टे क्यों लटकते हैं? इनके पैर एक्चुअली में छोटे होते हैं, इसलिए जमीन से उड़ना मुश्किल होता है, तो उल्टा ये लटक जाते हैं ताकि आसानी से उड़ जाते हैं। खैर, ये तो चमगादड़ों से संबंधित कुछ मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताए, ऐसे ही थोड़ी मजेदार बातें। लेकिन जो काम का हमारी बातें वाला प्रश्न था, जो करंट अफेयर्स वाली बात थी, वो ये रिपोर्ट है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पहले ब्रिक्स एकेडमिक फोरम की मेजबानी किसने की? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो अभी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ये भारत के बड़े रिसर्च संस्थान है और अभी इन दोनों ने मिलकर के ही ब्रिक्स देशों के लिए पहला ब्रिक्स एकेडमिक फोरम शुरू किया है। कहाँ? नई दिल्ली में। इसका मतलब क्या है? मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जहां विद्वान, एक्सपर्ट और रिसर्चर्स इकट्ठा होकर दुनिया से जुड़े बड़े मुद्दों जैसे अर्थव्यवस्था, विकास, सहयोग पर चर्चा करते हैं। फायदा क्या है? देशों के बीच बेहतर समझ और सहयोग बढ़ेगा, सही नीतियां बनाने में मदद मिलेगी और ब्रिक्स देशों की आवाज वैश्विक स्तर तक मजबूत होगी। आपको वैसे पता है ब्रिक्स इस बार इसकी बैठक को होस्ट भारत कर रहा है। इसके बारे में जानते हैं तो शुरुआत में ये ब्रिक था 2001 में, 4 देश इसमें शामिल थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, तो ये बनता है ब्रिक्स। इसकी जो पहली बैठक है 2009 में हुई थी यकिंतबर्ग, रशिया में। पिछले साल 2025 में इसकी 17वीं बैठक हुई थी, ब्राजील ने होस्ट किया था और इस बार इसकी 18वीं बैठक को होस्ट कर रहा है भारत। और भारत के इसमें शेरपा बनाए गए सुधाकर दलेला। और थीम क्या है? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। आपको बता दूं 2024 में इसमें 5 नए सदस्य देश बने थे, यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया। और अभी 2025 में इसका एक और सदस्य देश बना, कौन सा? इंडोनेशिया, 10वें नंबर का। ठीक है, तो ब्रिक्स से ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में एप्पल का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे चुना गया है? तो आंसर होगा जॉन टर्नस। तो याद रखेंगे भैया, अभी एप्पल के नए सीईओ ये बन गए हैं जॉन टर्नस, जो कि 1 सितंबर से अपना पद संभाल लेंगे। अभी तक सीईओ थे टिम कुक, उन्होंने सीईओ के पद से रिजाइन दे दिया, तो अब टिम कुक के स्थान पे नए सीईओ होंगे जॉन टर्नस। और जो टिम कुक है वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे। एप्पल की बात करें, एप्पल कंपनी की स्थापना होती है इसकी 1 अप्रैल 1976। मुख्यालय आपको मिलेगा कैलिफोर्निया, यूएसए में। बाकी इसी तरह से कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में आपको रिवाइज कराऊं तो अभी इंटरपोल के प्रेसिडेंट लुकास फिलिप बने थे, फ्रांस से हैं। नासा के नए चीफ बने थे 15वें नंबर के जारेड इसाकमैन। और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के नए अध्यक्ष भरमसला, ये इराक से हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट गेनाडी गोल्बिकन बने, ये कजाकिस्तान से हैं। और स्वीडिश अकेडमी, जो कि नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था है, उसकी नई प्रमुख बनी थी अभी इंग्रिड कार्लबर्ग, ये स्वीडन से हैं। और अरब लीग के नए महासचिव अभी नबील फहमी बने थे। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा यहाँ पे कार्लोस अल्काराज को। देखो, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 की हम बात कर रहे हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े खेल पुरस्कारों में से एक है और अभी साल 2025 के लिए सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों और टीमों को ये सम्मान दिया गया है। इस बार ये अवार्ड का आयोजन हुआ था स्पेन के मैड्रिड में। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड को खेलों का ऑस्कर भी कहा जाता है। तो ये अवार्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पूरे साल सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार प्रदर्शन किया हो अपने खेल में। ये शुरू हुए थे सन 2000 में। किसने शुरू किया था? लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड फाउंडेशन ने। ठीक है, ये थ्योरी की जानकारी मैंने आपको दे दी। अब बात कर रहे हैं किन किन को ये अवार्ड मिला। देखो, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है कार्लोस अल्काराज को, ये स्पेन के टेनिस प्लेयर है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर भी चुना गया है, एक टेनिस प्लेयर ही है, आर्यना सबालेंका, बेलारूस की टेनिस प्लेयर है। और टीम ऑफ द ईयर चुना गया है पेरिस सेंट जर्मेन, ये फुटबॉल की टीम है। अच्छा, पूछोगे ये कहाँ का फुटबॉल क्लब है? तो फ्रांस का है।
ठीक है जी। तो ये 3 अवार्ड तो आपको जरूर कंफर्म याद रखने हैं। बाकी और भी जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे मैं आपको बता दूं। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर चुना गया लैंडो नॉरिस को, ये ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नाडिया कॉमेंसी को मिला है, रिटायर्ड रोमानिया की जिम्नास्ट है। और स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड फुटबॉल मास को दिया गया। ठीक है, तो इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, तो ये कम से कम 3 या 4 नाम जरूर याद रख लेना। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, टीम ऑफ द ईयर और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, क्योंकि ये वो नाम है जो अक्सर हम न्यूज में पढ़ते ही रहते हैं। कार्लोस अल्काराज कई बार पढ़ा है, आर्यना सबलेंका पढ़ते रहते हैं, पेरिस एंड जर्मन हमने पढ़ा है, लैंडो नॉरिस, जब भी फॉर्मूला 1 की बात होती है हम इनका नाम पढ़ते रहते हैं। और इस बार के अवार्ड्स में एक बात खास हुई थी, भारतीय महिला क्रिकेट टीम को नॉमिनेशन मिला था, नामित किया गया था, लेकिन अवार्ड नहीं जीत पाई। लेकिन नॉमिनेट होना ही बहुत बड़ी बात है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। क्या अभी तक किसी भारतीय को ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड मिल चुका है क्या? तो देखो, ये आप देखोगे सबसे पहले लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय अगर पूछेंगे तो वो बनी थी विनेश फोगाट 2019। इनका संबंध कुश्ती से है, रेसलर है। ये नॉमिनेट हुई थी, मिला नहीं था। लेकिन मिला किसे था अगर ये पूछेंगे तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड, ये पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। इनको स्पोर्टिंग मोमेंट के लिए चुना गया था, इस कैटेगरी में चुना गया था किसे? सचिन तेंदुलकर को। कब मिला था? 2020। ठीक है, ये पॉइंट भी जरूर से याद रखना। ये दोनों प्रश्न में से एग्जाम में आ भी चुके हैं और आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला कहां पे रखी गई? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना पहले इसको, कि लद्दाख के लेह में सिंधु घाटी के पास भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क बनाया जा रहा है। अभी इसका उद्घाटन लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने ही किया है। पूछो कि भैया पेट्रोग्लिफ क्या होता है? तो ये बहुत पुराने समय की चट्टानों पर बनी नक्काशियां होती है। इन्हें हजारों साल पहले लोगों ने पत्थरों पर उकेरा था। इनमें क्या देखने को मिलता है? शिकार के दृश्य, जानवर, धार्मिक चिन्ह, पुरानी भाषाओं में लिखे हुए शब्द। यानी कि हमें बताते हैं कि पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे। अब ये पार्क हम क्यों बना रहे हैं? तो लद्दाख में ऐसे करीब 400 जगह हैं जहां ये पुराने पत्थर के चित्र मिले हैं। लेकिन अब ये चीजें खतरे में है, मौसम की वजह से, जलवायु परिवर्तन के कारण, और जो इंसान है वो भी इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंसान कोई जाता है, वो अपनी तरफ से निशान छोड़ जाता है, इनको खराब कर देता है। इंसान तो हर चीज को खराब कर देता है, पत्थर क्या है, पूरा पर्यावरण खराब कर दिया उसने। अब इस पार्क में होगा क्या? तो यहाँ पे अलग अलग जगहों से इन प्राचीन पत्थरों को लाया जाएगा, एक सुरक्षित जगह पे रखा जाएगा, ताकि लोग यहाँ पर आकर के उनको देख पाएंगे और इतिहास को समझ पाएंगे। तो ये होगा भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क। कहां पर? लद्दाख में। कुछ इसी तरह के पार्क वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क ये स्थापित किया गया था केरल के कोच्चि में। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बना बेंगलुरु में। भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क दिल्ली में। देश का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में। देश का पहला नाइट सफारी पार्क बनेगा लखनऊ में। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना पेंच टाइगर रिजर्व में। भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क बनेगा केरल में। देश का पहला साइकेड गार्डन ये कहां पर शुरू हुआ? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के खुर्जा में, जिसका नाम है अनोखी दुनिया। और भारत के पहले वैदिक थीम पार्क ये बना था उत्तर प्रदेश में, इसका नाम है वैद वन पार्क। भारत का पहला टायर पार्क बना था कोलकाता में। भारत का पहला दिव्यांग पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। ऑक्सीजन बर्ड पार्क जिसे अमृत महोत्सव पार्क भी कहते हैं, ये नागपुर में बना था, नागपुर हैदराबाद जो नेशनल हाईवे 44 है वहां पर। सैन्य खुफिया शहीदों का समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क का उद्घाटन हुआ था पुणे में। देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखी गई थी नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन ये स्थापित किया गया। कहां पर क्या? हिमाचल प्रदेश में ही। देश का दूसरा है, याद रखना, देश का पहला जम्मू कश्मीर में है। और कर्नाटक के गौरी बिदानूर में अपनी तरह का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी किया गया था। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आपको श्रीनगर जम्मू कश्मीर में मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे पार्क न्यूज में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपने CEO के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा
विभा पदलकर को। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी CEO विभा पदलकर को फिर से 5 साल के लिए अभी नियुक्त कर दिया है, मतलब फिर से CEO यही होंगी विभा पदलकर। बाकी यहाँ पे कुछ और अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियां मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभी नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी थी भूमिका श्रेष्ठ, और हमारे देश की पहली खुले तौर पर क्वीर राज्यसभा सांसद बनी थी मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल से हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति बनी। विक्रम दुर्रई स्वामी ये भी चीन में भारत के अगले राजदूत एम्बेसडर बने। और पेरिया सामी कुमारन ये ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने। डॉक्टर संजय तिवारी को राष्ट्रीय दंत आयोग नेशनल डेंटल कमीशन का पहला अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के डायरेक्टर जनरल पीयूष आनंद बने। और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए प्रमुख बने वीर विक्रम यादव। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के नए CMD संजय खन्ना, और नेस्कॉम फाउंडेशन के नए अध्यक्ष UB प्रवीण राव, और बिहार के नए प्रमुख और बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। और देखो इनकी क्विज और PDF ये डेली आपको मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पर? अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 6 को। 6 की 6 महिलाएं हैं। फिर पूछा नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर को कहां लॉन्च करने की घोषणा की? तो आंसर होगा मंगल ग्रह पे। फिर पूछा हर्बालाइफ इंडिया ये भारत का पहला प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित करेंगे? चेन्नई में। फिर पढ़ा दिव्य भारत भारत की आत्मा की एक खिड़की ये पुस्तक है, अब इसको लॉन्च किया हमारे जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी आग लगने की घटना के बाद केंद्र सरकार ने पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन स्थगित कर दिया। कहां पर है ये? राजस्थान में है। फिर पूछा भारत के अभी 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा अरुण्यक घोष, पश्चिम बंगाल से। फिर पूछा नेशनल सिविल सर्विस डे ये अभी मनाया हमने 21 अप्रैल को। फिर अगले में पूछा था आजादी के बाद भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र की सोने की खान नाम है जोन्नागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट, ये किस राज्य में शुरू की जा रही है? आंध्र प्रदेश। और आखिरी प्रश्न था सांकेतिक भाषा में रिलीज होने वाली भारत की पहली हिंदी फिल्म कौन सी है? तो आंसर होगा आखिरी सवाल। अच्छा, एक और प्रश्न है, CDS जो है हमारे अनिल चौहान, इन्होंने भी सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 कहां पर शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। बाकी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं। कल आपसे पूछा था राजस्थान के माउंट आबू का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा अबूराज। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।